जब से लॉकडाउन लग गया तब से तो हम लोगों की हालत इतनी बदतर हो गई है, कष्ट से 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं। कोई कमाई का जरिया नहीं है, बच्चे परेशान हैं, घर में बैठे और पैसे के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। मजदूरी भी करा लेते थे, मजदूरी भी नहीं मिलती। उधार पैसा भी लेना पड़ा है और जो माल जेवर था मेरा थोड़ा बहुत वो मैंने गिरवी रखा है। मुझे बहुत दिक्कत हुई, सैलरी नहीं मिलने लगी और जॉब चली गई। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, जो पैसा सी करे वो समझ सोच के बरतना पिया। 500 रुपये में बताओ क्या होगा। 3 दिन वहाँ लाइन में लगे रहो, भगा देते हैं वहाँ से, कहते जाओ तुम्हारा अंगूठा नहीं लगता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है गांव कैफ़े, गांव कनेक्शन का नया शो और हमारी कोशिश कि गांव की आवाज़ को नए नए तरीक़ों से बुलंद किया जा सके। आज का शो बहुत ख़ास है और ये एक श्रृंखला है कुछ शोज़ की जो हमारी एक राष्ट्रीय पहल है जिस पर आधारित है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हमने एक रूरल इंसाइट्स प्लेटफॉर्म का गठन किया है और रूरल इंसाइट्स इसलिए क्योंकि गांव का भारत क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, इसके बारे में हम लोग अक्सर जान नहीं पाते। सरकारें नहीं जान पाती, जो गांव के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो नहीं जान पाते और जो कंपनियां वहां पर उनकी ग्रामीण भारत के नागरिकों की सेवा के लिए या उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने के लिए जाती हैं वो भी नहीं जान पाती। तो हमने एक राष्ट्रीय सर्वे किया है, हमारा पहला सर्वे, और ऐसे ही हम लगातार कई सर्वे करते रहेंगे द रूरल रिपोर्ट के नाम से। इस बार का सर्वे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुज़र रहा है, बाकी दुनिया की तरह कोरोना वायरस के प्रकोप और उस प्रकोप के असर के कारण। और इसके कारण ग्रामीण भारत पर बहुत गहरा असर हुआ है, लेकिन उस असर की अक्सर बात नहीं की जाती। तो हमारा जो ये सर्वे है जो कि 23 राज्यों में किया गया है, 169 ज़िलों में और 25,000 से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स से बातचीत करके किया गया है, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, उसमें लोगों ने क्या कहा है और उससे जुड़े क्या मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे अगले कई एपिसोड्स के गांव कैफ़े में। आज मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने साथी पैनलिस्ट्स का और बहुत सशक्त पैनल है हमारे साथ जो फाइंडिंग्स को भी डिस्कस करेगा और इन मुद्दों को भी। हमारा जो पार्टनर है इस सर्वे में वो हैं दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और उसके डायरेक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं जो हमसे साझा करेंगे अपनी जानकारी और सर्वे को डिज़ाइन किया है उन्होंने और उनकी टीम ने उसको एनालाइज़ किया है। आज का जो एपिसोड है वो आधारित है आर्थिक विषमता और आर्थिक तंगी के मुद्दे पर, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त ख़ासकर ग्रामीण भारत में प्रासंगिक है। और ग्रामीण भारत पे कोरोना का क्या असर होगा या कोरोना के का जो असर हुआ है उसका क्या दूरगामी असर होगा, ये हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता है। शायद हमारा जो सर्वे है वो एक शुरुआत भर है इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिनको शायद अभी इसकी विषमता का, इसकी स्केल का पूरा ज्ञान नहीं होगा, पूरी जानकारी शायद ना होगी, उनको उन तक बात पहुंचाने की ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें अपनी पॉलिसीज़ में। तो मैं आमंत्रित करूंगा
संजय कुमार जी को। नीलेश जी, आपने इस बात का जिक्र किया कि ये सर्वे हमने देश भर में किया, लेकिन मुझे लगता है ये दर्शकों को बताना चाहिए कि ये सब अपने आप में एक बहुत व्यापक सर्वे है। लॉकडाउन के दौरान कई सर्वेज आए, छोटे-मोटे सर्वेज। मैं छोटे-मोटे इसी के लिए कह रहा हूँ कि कई सर्वेज कोई 1200-1500 लोगों का इंटरव्यू किया और उसके आंकड़े प्रस्तुत किए गए लोगों के पास। लेकिन ये एक देश भर में सर्वे है, 25,000 से ज़्यादा लोगों के आंकड़े इकट्ठा किए गए। तो अपने आप में सबसे व्यापक सर्वे है और इसके माध्यम से हम जनता की आवाज़ और खासकर वो जनता जो गाँव में रहती है, इसकी आवाज़ देश तक पहुँचाना चाहते हैं, देश के अन्य लोगों तक, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आपने इस बात का भी ज़िक्र किया कि इस पूरे लॉकडाउन में, पूरी महामारी में गाँव की कहानी कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही थी। सारे विजुअल्स अगर आप टीवी में देखें तो वो शहरों के विजुअल्स थे। इन आंकड़ों के ज़रिए हम गाँव की कहानी जनता तक पहुँचाएँगे। आपने इस बात का ज़िक्र किया कि हमें गाँव की आवाज़ सरकार तक पहुँचानी है, जिससे गाँव के लोगों की जो समस्याएँ हैं, सरकार उस पर ध्यान दे। सर्वे के आंकड़े वो माध्यम होंगे, वो ज़रिया होंगे, जिस माध्यम के थ्रू गाँव की आवाज़ हम लोगों तक पहुँचाएँगे, सरकार तक पहुँचाएँगे। कई बार हम कहते हैं कि लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई। सर्वे के आंकड़े इन बहुत को नंबर्स में ट्रांसलेट करेंगे। ये बताएँगे बहुत का मतलब है 70% या 30%, बहुत क्या है? क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव बात होती है। तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा सर्वे है। जैसे-जैसे हम आंकड़ों पर ज़िक्र पे चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कई नई बातें आएँगी जो जनता तक के सामने हम पहुँचाने में सक्षम होंगे। साथ में है आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा और वो कई पक्षों पर हमें राय देंगे। शिशिर, बहुत स्वागत है आपका। रिसर्चर, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट आकृति भाटिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकृति, बहुत स्वागत है। साथ में पुणे से जुड़ेंगे अभिजीत मुरलीधर देवरे, जो कि एक किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं, और उम्मीद है हमको एक नया कलेवर देंगे इस विषय पर बातों में। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से फैब्रिकेटर का काम करने वाले सत्य प्रकाश वर्मा जी कुछ ज़मीनी सच्चाइयों से हमको वाकिफ़ कराएंगे। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं जल्द आपके पास वापस आऊँगा इन विषयों पर बात करने के लिए। अभिजीत, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे गांव कनेक्शन के दो साथी हैं जो जुड़े हैं। अरविंद शुक्ला, जो एसोसिएट एडिटर हैं और बहुत काबिल रिपोर्टर भी हैं, और उन्होंने बहुत यात्रा की है इस दौरान। और निधि जमवाल, जो कि हेड ऑफ इंग्लिश डेस्क हैं गांव कनेक्शन में, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्टर हैं और ज़मीनी पत्रकार हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। तो अरविंद, आपने बहुत ट्रैवल किया है इस दौरान, आपने रिपोर्टिंग की है, और आपने जो इस विषय पर, आर्थिक तंगी के विषय पर जो देखा वहाँ, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आगे प्रोग्राम में। लेकिन जो हमारा सर्वे है, उसकी इस मुद्दे पर कुछ फाइंडिंग्स आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, शुक्रिया सर और शिशिर जी, और आपका स्वागत है। सर, जो लॉकडाउन रहा वो कोरोना एक तरफ था, जो कोविड-19 बीमारी थी एक तरफ, लेकिन जो लॉकडाउन शुरू हुआ, ये तो मैं कहूँगा कि जिस दिन से जनता कर्फ्यू था, उस दिन के बाद से ही लोगों को जो आर्थिक मुश्किलें थी वो उसके 2 दिन बाद शुरू हो गई थी। 22 तारीख हम बात करते हैं तो 23, 24, 25 जो दिन आए, उसके बाद लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी वो जैसे-जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, आर्थिक मुश्किलें बढ़ती गई। किसी का रोज़गार बंद हुआ, किसी की दुकान बंद हुई, किसी की जॉब गई, किसी की सैलरी कट गई। जो हमने सर्वे किया गाँव कनेक्शन में, जिसमें 10 में से जो 9 लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक तंगी हुई इस लॉकडाउन के दौरान। अगर मैं थोड़ा इसको और डिटेल में जाके मैं बताऊं कि कितना रहा और किस हद तक रहा, तो 37% लोग थे, उन्होंने कहा कि उनको बहुत कठिनाई हुई। 31% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हद से ज़्यादा कठिनाई थी, यानी कि खाने को नहीं बचा होगा, उनके पास उनके घर में राशन नहीं बचा। ऐसे करें तो 21% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि कुछ आर्थिक दिक्कतें उनको फेस करना पड़ा। इस तरह का हम इन तीनों से डाटा को मिलाते हैं तो 89% लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमको
आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 3% लोग सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। 1% ने हमारे जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। तो ये मोटी फाइंडिंग थी हमारी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम लोगों की हालत इतनी बदतर हो गई है कि हम 2 वक्त का खुद के लिए खाने के लिए ये समझ लिए बड़े कष्ट से 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं। कर्ज लेकर दूसरे से दुकान का किराया चुकाए हैं। क्या करें, बाल बच्चा अपना पेट कैसे पाले। आगे मजदूरी भी नहीं मिलती है, मजदूरी भी करा लेते तो मजदूरी भी नहीं मिलती। कोई कमाई का जरिया नहीं है, बच्चे परेशान हैं, घर में बैठे और पैसे के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे मेरे माँ के खाता में आए 500 रुपये, ठीक है, अब 500 रुपये में अभी तुम दुकान पे जाओ तो कोई थैला भी नहीं भरेगा। 500 रुपये क्या कर लो, और वो भी आते भी नहीं है। बात तो 3-3 दिन वहाँ लाइन में लगे रहो, भगा देते हैं वहाँ से, कहते जाओ तुम्हारा अंगूठा नहीं लगता है, ये है वो है फलाना। सब्जी से लेकर दवाई सब के लिए हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। ज़मीन को बेच कर करके हम अपने बाल बच्चा का परवरिश किसी प्रकार से कर पाए। सैलरी नहीं मिलने लगी और जॉब चली गई, तो फिर वही 2-3 महीने बड़ी विषम परिस्थितियों में मैंने अपना टाइम निकाला जैसे तैसे करके। सबसे पहले तो सब्जियां बिकना बंद हुई, उनको पहले ख़त्म करा, फिर वापस गेहूं में दिक्कत आई, उनको मंडियां नहीं कर पाए हम। हार्वेस्टिंग कराई तो हार्वेस्टर वालों को पैसे देने की भी दिक्कत आई, मंडियां नहीं हुई। तो खाने पीने के लिए उधार पैसा भी लेना पड़ा है, और जो माल जेवर था मेरा थोड़ा बहुत वो मैंने गिरवी रखा है और कुछ बेच दिया है। घर का खर्चा जो गया साल का जो गेहूं अनाज था और जो से राशन से लेके आ जाते हैं वही खा पी रहे, बाकी कंडीशन ख़राब है। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बैंक में जिनका कर्ज है या जो लोन उठाए हैं उसको माफ़ किया जाए। जब मैं मध्य प्रदेश गया, जब मैं बिहार गया, उत्तर प्रदेश में पहला जो माइग्रेंट्स आना शुरू हुए थे उनके साथ मैं ट्रेवल कर रहा था। जो प्रवासी जाते थे गाँवों से शहरों को, वो जब लौटते थे किसी त्यौहार में, किसी छुट्टी के दिन, तो हमेशा उनकी जेब भरी हुई होती थी। वो जो कुछ कमाते थे वो उनके पास पैसे होते थे। इस बार जब वो लौट रहे थे तो उनके जेब खाली थी, और क्योंकि एक लंबा समय उनके साथ बीत चुका था, तो जैसे समय बीत रहा था उनकी जेब तो खाली हुई थी, साथ में उनको खाने की भी दिक्कतें होने लगी थी। ये इसका मोटा मोटा रूप है। और कुछ फाइंडिंग्स आप बताना चाहेंगे कामकाज से जुड़ी, कि कामकाज पर क्या असर पड़ा और आमदनी पर उसके परिणाम के स्वरूप क्या असर? बिल्कुल, लॉकडाउन में ज़िंदगी अगर समझें तो 89% ने कहा कि उनको आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 74% लोग ऐसे थे सर्वे में शामिल जिन्होंने कहा कि उनका कामकाज प्रभावित हुआ, बंद रहा। कामकाज बंद हुआ तो सीधा उसका असर उनकी आमदनी पे पड़ा, उनकी जेब पे पड़ा। तो वो जो 71% लोग थे सर्वे में शामिल, उन्होंने कहा कि उनकी जो आमदनी थी वो कम हुई। डेट पर ज़रूर इसका एक प्रभाव आया होगा, कर्ज लिया होगा लोगों ने। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हमारे सर्वे के मुताबिक 23% लोग ऐसे थे जिनको किन्हीं कारणों से कर्ज लेना पड़ा इस दौरान। शिशिर, आप कुछ कहना चाहेंगे इन फाइंडिंग्स पर और इससे जुड़े मुद्दों पर? देखिए 3 पहलू है आपने जो मुद्दे उठाए हैं। 89% लोगों की बात आपने कही कि उनको किसी न किसी तरीके की परेशानी, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, और दूसरा आपने आंकड़ा दिया कि लगभग 23 से 24% ऐसे थे जिनको कर्ज लेना पड़ा किसी न किसी रूप में। मैं पहले वाले पहलू पे आपको जाता हूँ। देखिए इस समय में हमारे पास जो बेरोजगारी की स्थिति है, अगर आप याद करिए तो अप्रैल में लगभग 24% के ऊपर बेरोजगारी पहुंच गई थी, और अप्रैल के महीने में लगभग 11 करोड़ लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गई थी। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे यहाँ जितने लोग काम करते हैं, अगर आप 5 लोग लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 आदमी ऐसे होते हैं जिनको कोई नियमित तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ 1 आदमी ऐसा होता है जिसको नियमित तनख्वाह मिलती है। लेकिन एक परेशानी हमारी सबसे बड़ी क्या रही कि ये जो लोकल लॉकडाउन हो रहे हैं, ये 2-2 दिन, 3-3 दिन, 5-5 दिन, 4 दिन, ये और मुसीबत बढ़ा रही है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? जो दिहाड़ी मजदूर पे काम करता है, या जिसकी तनख्वाह या जिसका पैसा आप कह लीजिए जो कुछ भी मिलता है वो निश्चित नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो आपने जिन आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया है वो और उभर करके सामने आएगा। अब अगर आप और भी ज्यादा जाएं, खासतौर पे मैं 5 राज्यों का जिक्र करूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और इसमें आप पश्चिम बंगाल भी जोड़ लीजिए। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र या गुजरात में काम करने जाते हैं, और अगर आप उड़ीसा भी ले आए तो वो भी एक इसमें जोड़ा जा सकता है। इन 7 राज्यों से जब बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं और वहां पर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए कि किस तरह का असर पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है
जो कहने को 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, आपके रोजगार का लगभग आधा उससे ज्यादा आता है, लेकिन वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर 86% हमारे जो किसान है वो छोटे और सीमांत है, जिनके पास 2 एकड़ से भी कम की जमीन है, तो ऐसे में जब आपकी छिपी हुई बेरोजगारी है, जहां पर आर्थिक संसाधन का जितना इस्तेमाल जितने लोग कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी परेशानी और बढ़ेगी। मुझे इस बात का डर है कि जो आपके आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े आने वाले दिनों में और भी बुरी तस्वीर बता सकते हैं, क्योंकि लोकल लॉकडाउन जो है उसने हमारी अर्थव्यवस्था की हालत और बिगाड़ दी है। जी शिशिर, आकृति आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मुझे ये पैंडेमिक के दौरान जो आर्थिक संकट की बात है उसमें 2 मुख्य बात ये रखनी है कि हमें समझना होगा कि आर्थिक संकट पैंडेमिक से पहले ही हमारे देश में चल रहा था, जिसमें हम देख रहे थे कि काफ़ी रोज़गार है, वो कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल पे स्तर पे कई रिपोर्ट्स भी आई कि लगातार गिर रहा था और एक बिल्कुल हाईएस्ट 40 वर्षों में बेरोज़गारी के आंकड़े पहुँचे थे। और वहीं हमने ये भी देखा कि कितनी सारी जो एनपीएज़ हैं और बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं बंद हो रही थी और इसमें जेट एयरवेज़ और तमाम इस तरह के उदाहरण निकल के आ रहे थे। और इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पूरी नीतियाँ लागू हुई हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें जो प्राइवेटाइज़ेशन और निजीकरण की और तमाम बैंकिंग सेक्टर में उद्योगों को जो एनपीएज़ बढ़े हैं, वो भी उसमें देखना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ा कारण है। पैंडेमिक में क्या हुआ है कि बहुत सारे कानून, वो बहुत तेज़ी से बदलाव किए गए हैं, जो हम देख रहे थे बैकडोर में पहले से ही लगातार हो रहे थे। तो मैं बात कर रही हूँ श्रम कानूनों की, जिसमें तमाम सामाजिक सुरक्षाएँ उन पर कहीं न कहीं ढील बहुत बड़े तरीके से 44 श्रम कानूनों को जो 4 कोड में लाया प्रस्ताव रखा गया, वो कहीं न कहीं बिना पार्लियामेंट में डिस्कस करे पास भी किया गया। और उसके ऊपर ये जो 178 रुपए का मिनिमम वेज प्रपोज़ किया गया था, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें पहले से चल रही थी। जो ठेका प्रथा है, उसमें सिर्फ बात ठेकेदारों तक नहीं रही थी, ये हुआ था कि फैक्ट्री में अप्रेंटिस मॉडल फ़ॉलो किया गया था। अप्रेंटिस यानी ट्रेनीज़ के तौर पे उन्हें जो वेतन होना चाहिए, उससे बेहद कम वेतन देने की ये जो चीज़ें थी, ये चली आ रही थी। जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये ऑलरेडी इतना वल्नरेबल सेक्टर था, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि पैंडेमिक में हमें ये इतना बड़ा विस्फोट होता हुआ क्यों दिखा है, जिसको हम माइग्रेंट क्राइसिस बोल रहे हैं। और इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। जब हम प्रवासी की राजनीति करते हैं, एनआरसी जैसी पॉलिसीज में भी हम देखते हैं एंटी माइग्रेंट डिस्कोर्स था, उसमें भी ये गरीब जिनके पास नॉन रजिस्टर्ड कागजात नहीं है, ये जो आए थे, इन सब के हमने कई सारी चीज इसमें देखी थी। अगर आप इसमें आंकड़ों की बात करें तो रेंट एक्सटॉर्शन सबसे बड़ा एक रीजन था शहरों में। वेज थेफ्ट हुआ, यानी जो बकाया वेतन थे वो नहीं दिए गए और मजदूरों की मजबूरी का बहुत बड़े तरीके से फायदा भी उठाया गया, जिसमें हम जानते हैं कि जो बसों का और जो तमाम इवन राशन जो है उसे बहुत महंगा बेचा गया लोगों तक, और बहुत बड़े आंकड़े दिए जा रहे हैं कि बहुत लोगों तक राशन पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत तेजी से हमने देखा कि इस तरह की जो पॉलिसीज आ रही थी, जिसमें शोषण भी बढ़ा है। और कुछ नीतियां आई थी कि रेंट नहीं मांगा जाएगा और जो है वेतन दिए जाएंगे, पर ये कुछ भी लागू नहीं हुआ। इसमें कोई भी पीनलाइजेशन नहीं देखने को मिली। साथ ही बंधुआ मजदूरी के भी हमें जो है बहुत सारे और रिपोर्ट किए गए केसेस। कुछ चीजें जो इसमें निकल के शायद आंकड़ों में और भी नहीं आ रही होगी कि सुसाइड के केसेस भी हुए हैं लॉकडाउन में, भूखमरी और ये जो कितनी सारी मौतें एक आर्थिक रीजंस की वजह से हुई हैं, उसमें सुसाइड्स के भी रेट्स जो है वो बढ़े हैं। और शायद आप लोग देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसमें और भी शायद ये चीजें पता चल रही होंगी। तो बात इतनी सी है कि जिसको हम समझ रहे हैं कि सरकार पैसा कमा रही है पब्लिक सेक्टर उद्योगों को प्राइवेटाइज करके, वो दरअसल बैंकरप्सी की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि एलआईसी जैसा सेक्टर जो प्रॉफिटेबल था, उसे भी अगर हम उसको बेच करके, क्योंकि और बैंकों की जो बात है 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से हम इसीलिए बच पाए क्योंकि हमारे जो बैंक थे वो कहीं कुछ हद तक नेशनलाइज्ड थे। तो अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, चाहे एफडीआई आ रही है, विदेशी पूंजी की तरफ जो जा रहे हैं, या इवन बड़े उद्योग
हम देखते हैं कि कैसे नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं अमीरी के एक तरफ, चाहे बिलियनर्स की सीमा वो क्रॉस हो रही है, लेकिन 80 करोड़ जो जनसंख्या है वो और भी ज्यादा गरीबी रेखा की ओर ढकेली गई है इस पैंडेमिक के दौरान। तो ऐसे कई सारे आंकड़े और खुलासे इस पैंडेमिक ने हमें दिखाए हैं, और शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकली। हम आगे जरूर इस पर बातचीत रखेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा दो ज़मीनी आवाज़ों को जोड़ना चाहूँगा इस बातचीत में। एक तो सत्य प्रकाश शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से हमारे साथ जुड़े हैं, फैब्रिकेटर का काम करते हैं, और पुणे से व्यापारी और किसान अभिजीत मुरलीधर देवड़े जी। तो सत्य प्रकाश जी, पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक आर्थिक तंगी की बात है, तो क्या असर रहा है आपकी ज़िंदगी पर और आपके जैसे जो लघु उद्योग में जुड़े हुए हैं और साथी, उनकी ज़िंदगियों पर? जी सर, नमस्ते सर। ऐसा है कि हम लोग काम करते हैं, ये कोरोना की वजह से बहुत बड़ी तंगी आई है। इसमें लेबरों के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं, और जो हम लोगों ने लगाया था पैसा वो भी नहीं निकल पा रहा है। ब्याज पे पैसा लगा करके हमने सोचा था उद्योग करेंगे, उसका ब्याज भी नहीं निकल रहा है। दर के वजह से गांव से लोग शहर आ नहीं रहे हैं, और इसी वजह से धंधा ठीक ठाक चल नहीं रहा है। अभिजीत जी, आपका क्या सोचना है इस पर? आप व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, आपका आप पर क्या असर पड़ा है निजी तौर पर, और आपके जैसे और लोगों पर आपके क्षेत्र में क्या असर पड़ा है? तो मैं प्रॉपर नासिक ज़िले से हूँ, सटाना मेरा गांव है। तो वहाँ पे खेती भी है। तो खेती में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए थे। जैसे लॉकडाउन हुआ तब मेरा खुद का गेहूँ था, तो गेहूँ कटाई पे आया था, तो मुझे हार्वेस्टर नहीं मिल रहे थे। हार्वेस्टर मिले तो वो बंद पड़ गया, तो उसके बाद तो वो उसकी ये मिल नहीं रही थी, एसेसरीज मिल नहीं रही थी। तो वो उसकी वजह से फिर मजदूर मिल नहीं रहे थे, तो लेट हो गया। तो कुछ मेरा ये जो है गेहूँ वो बारिश में भी भिगो गया था। तो ऐसे वो भी एक ये हुआ। फिर बाद में उसको रेट कम मिला मार्केट में, तो और मजदूर न होने की वजह से फिर वो बाहर ही पड़ा। बहुत प्रॉब्लम्स आई उस वक्त। आर्थिक तंगी तो पूछो मत कि कैसे आए, वो तो बता नहीं सकते अभी हम। कुछ आपके आसपास के परिचितों के बारे में आप बताना चाहेंगे, ताकि जो ग्रामीण भारत की मुश्किलें हैं वो शहरी भारत तक और ताकतवर तरीके से पहुँचें? किस तरह की जो आर्थिक तंगियाँ आई, क्या क्या करना पड़ा उन्हें, या कैसा वक्त देखना पड़ा? सर, बाहर फिर बहुत लोगों ने साहूकारों से पैसा लेके आगे की खरीद के लिए सब ये किया, इंतज़ाम किया। बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम तो सर किसान को बहुत ही थी, वो तो शब्द भी नहीं हम। अच्छा, तो क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं, नासिक जो है, और आप रहते हैं पुणे में, तो आपका जो बेल्ट है वहाँ तो उस समय अंगूर की खेती, अंगूर की फसल तैयार हो रही थी। वहाँ पे अनार भी था, प्याज भी था, और सब्जियों के लिए तो नासिक फेमस है। मुंबई की आधी ज़्यादा सब्जियाँ तो नासिक और उधर से आती हैं। तो और मुझे पता है आपने उस समय मुझे बहुत सारे कॉल भी किए थे, बताया भी था। कई लोगों ने तो अपने अंगूर के बाग तक काट डाले थे। तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो अगर हम उस सबसे पहले जो इम्पैक्ट था जो लॉकडाउन का, वो महाराष्ट्र में आया था, मंडियां वहां बंद हुई थी, कैसे असर रहा खासकर फल और सब्जी के कारोबारियों पे, क्योंकि आप वो बहुत नजदीक जुड़े हुए हैं उनसे। अंगूर बहुत वहाँ पे रेडी था, अच्छी क्वालिटी का था, और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का अंगूर था। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन होने की वजह से वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो सका। तो वो माल फिर हमें लोकल मार्केट में बेचना पड़ा, और जगह पे उसका रेट था वो 8 रुपया 7 रुपये पर केजी था अंगूर का। प्याज था, प्याज को कुछ रेट नहीं थे, प्याज को आज भी रेट नहीं है। प्याज सिर्फ 600 650 रुपये क्विंटल जा रहा है, पर क्विंटल, और लोकल मार्केट में तो उसको 20 to 30 रुपीज पर केजी जा रहा है। शिशिर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि एक तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन के बाद का भारत है, और उसमें ग्रामीण भारत इस नैरेटिव में नहीं रहा है जितने सशक्त ढंग से रहना चाहिए? ये सारी कहानियाँ जो हम सुन रहे हैं, और ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं, वो नहीं आई हैं, जो द रूरल नैरेटिव, इसके बारे में आपको क्या सोचना है?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी चर्चा जब आर्थिक मुद्दों पर होती है तो हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को लेकर के जितनी चर्चा करते हैं शायद ग्रामीण भारत में उतना नहीं करते, और इसकी वजह बहुत साफ है। अर्थशास्त्रियों के लिए एक आंकड़े मायने रखता है, वो ये है कि पूरी जीडीपी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर क्या है, या इंडस्ट्री का शेयर क्या है, सर्विसेज का शेयर क्या है, और सर्विसेज एग्रीकल्चर का शेयर क्या है। तो अगर आप इंडस्ट्री का शेयर कहेंगे तो लगभग 30% है, 57% सर्विसेज का बनता है, और बाकी बचा 13% वो कृषि क्षेत्र का है। तो इस वजह से जब नैरेटिव होती है और आर्थिक परिचर्चा होती है तो जितना ध्यान हम सर्विसेज की बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं वो एग्रीकल्चर पे नहीं होता है। दूसरा क्या है कि हमारी पॉलिसी में हमेशा हम ये बात कहते हैं कि एग्रीकल्चर को हमको प्राथमिकता देना है, कृषि को हमको प्राथमिकता देना है। आज के दिन में आपने अगर पिछले 2 महीनों के दरमियान अगर अलग अलग रिपोर्ट देखे होंगे तो हर रिपोर्ट में एक बात साफ आ रही थी कि हमारा सिल्वर लाइनिंग अगर कहीं है तो वो एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4% है, बाकी सभी निगेटिव में है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 4% है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अगर आप कृषि का साल 2019-20 देखें तो लगभग 30 लाख करोड़ हम कह रहे हैं, 30 करोड़ टन जो है वो अनाज के उत्पादन की बात कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में 32 करोड़ टन की बात कर रहे हैं, दूध के उत्पादन की आपको पता ही है। अब सवाल उठता है कि ये जब सारे आंकड़े हमारे लिए अच्छा है तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव में सर्विसेज का शेयर जो है वो ज्यादा क्यों हो जाता है? ये एक मानसिकता है, ये मानसिकता रातों रात नहीं बदल सकती है, और अभी भी लोग इस बात को एहसास इसका नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि जब आपकी आधी आबादी काम के लिए जिस क्षेत्र पर निर्भर करती है वो आपकी नीति निर्धारण में उतनी बड़ी हिस्सेदारी क्यों नहीं ले पाता है जितनी बड़ी हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग का है। आप देखिए, सर्विसेज कभी भी जॉब मल्टीप्लायर नहीं रहा है, एग्रीकल्चर एक जॉब मल्टीप्लायर एरिया है। एक दूध का, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, एक आदमी दूध जिसके घर में पशुधन है, गाय है, भैंस है, वो दूध लेकर के शहर आता है, उस दूध की बदौलत एक मिठाई की दुकान चलती है जिसमें 4 लोगों को काम मिल रहा होता है। वो मिठाई की दुकान अगर स्विगी या जोमेटो जैसे एग्रीगेटर के साथ जुड़े हुए हैं तो 4 लोगों को और काम मिलता है जो कि उस मिठाई को किसी और जगह पहुंचाते हैं। तो आप देखिए उसका चेन किस तरीके से बना हुआ है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारे अभी भी नैरेटिव में सेवा क्षेत्र 57% योगदान करता है, इसलिए वो सबसे आगे है। जो 13% योगदान करता है आबादी के बड़े हिस्से के बावजूद, वो हमारा कहीं ना कहीं पीछे है। हमें ये सोच बदलनी होगी। बिल्कुल, और इसीलिए गांव कनेक्शन की कोशिश भी रही है पिछले 8 सालों से, और अब उसको और हम बुलंद करना चाहते हैं इस तरह के इंसाइट्स के ज़रिए। मैं वापस आऊँगा, मेरी कॉलीग हैं निधि जम्वाल जो हमारी हेड ऑफ इंग्लिश डेस्क हैं। निधि, स्वागत है आपका। आपको ऐसी कौन सी फाइंडिंग्स इसमें दिखी हमारे जो राष्ट्रीय सर्वे में जो आर्थिक तंगी के नज़रिए से आपको महत्वपूर्ण लगी? आई थिंक जो अभी अरविंद ने जैसे हमें बताया है कि ऑलमोस्ट 90% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स रहे हैं उन्होंने बोला हमें कि किसी ना किसी तरह की उनको आर्थिक तंगी रही है। उसमें भी अगर हम देखें तो हमें जनरली लगता है कि लॉकडाउन का जो असर हुआ है वो सिर्फ गरीब लोगों पे हुआ है, बट हमारे सर्वे में जैसे जो एक बहुत बात खुल के आ रही है कि गाँव में जो इवन मिडिल क्लास है या जो गांव की रिच क्लास है उन पे भी इसका बहुत असर पड़ा है, और वो इतना हाई है कि ऑलमोस्ट 83% जो मिडिल क्लास गांव की है जिनको हमने सर्वे में जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे उन लोगों ने ऑलमोस्ट 83% ने हमें बोला है मिडिल क्लास ने कि उनको किसी ना किसी तरह की आर्थिक तंगी रही लॉकडाउन के चलते। और वही रिच जो क्लास है गाँव की उसमें ऑलमोस्ट 70%, 7 in 10 पीपल जो हैं गांव में जो रिच क्लास के हैं उन्होंने हमें बोला कि उनको इस तरह की आर्थिक तंगी रही है। तो ये बात भी खुल के आ रही है कि इसका जो असर है ये सिर्फ गरीब लोग पे नहीं पड़ा है, गरीबों पे सबसे ज्यादा पड़ा है। जो हमारा सर्वे दिखा रहा है 93% जो हमारे रिस्पोंडेंट जो पुअर सेक्शन ऑफ द रूरल सोसाइटी से थे, बट उसका असर मिडिल और रिच क्लास पे भी है। और एक और जो आप बात कर रहे थे, डेट की बात कर रहे थे, वो भी एक बहुत हमें समझ आई है कि कुछ स्टेट्स में जैसे मैं देखें आप हरियाणा जो हमारे पास निकल के आया है 65% रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि वो लोग लॉकडाउन के दौरान उनको
पैसा बोरो करना पड़ा कहीं ना कहीं से, चाहे वो रिश्तेदार से किया हो या बैंक से किया हो या अपने पड़ोसी से किया हो। और वैसे ही पंजाब में 49%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम पंजाब जो थे, उन्होंने ये कहा है कि उनको जो है पैसा बोरो करना पड़ा अपना घर चलाने के लिए, अपनी बाकी सब जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉकडाउन के दौरान। तो ये भी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है हमारे सर्वे की। और रूरल डेट तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो हेल्थ सर्विसेज की स्थिति है, जो बुरी स्थिति है गाँव में, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके कारण जो कर्ज लेना पड़ता है लोगों को, शहरों में आना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो रूरल डेट अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। शिशिर, रूरल डेट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, और जो नंबर्स आए हैं उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए यानी कि आपके जो आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 23 या 24%, अगर मैं अरविंद मैं गलत नहीं हूँ तो 23 या 24% आपने कहा था ना, तो इसका मतलब है कि हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी रूप में कर्ज ले रहा है। और ये कर्ज कुछ क्षेत्रों में ले रहा है जहां पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ज्यादा अहम है। यहाँ पे अगर आप पंजाब में देखेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी का रोल है, या आप अगर हरियाणा में देखेंगे तो एग्रेरियन। और दूसरी बात यह है कि इस कर्ज में हमें ये देखना है कि संगठित क्षेत्र से कितने हैं, यानी कि बैंक या वित्तीय संस्थाओं से कितने लिए गए हैं और महाजनों से कितने लिए गए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी परेशानी। देखिए, बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लेंगे तो आपको कर्ज पर ब्याज की दर 7%, 8% या 9%, या बहुत जाएगा तो 10% जाएगा। लेकिन वहीं जब आप महाजन से लेते हैं, गांव के महाजन से लेते हैं, तो आपके लिए उस पर ब्याज की दर आप सोच नहीं सकते हैं। हर इलाके की अपनी अपनी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक फाइंडिंग और भी महत्वपूर्ण होगा ये जानने के लिए, ये जो 24% जिन्होंने कर्ज लिया वो किनसे लिया, बैंक से या वित्तीय संस्थाओं से लिया, या फिर उन्होंने गैर जो संस्थागत स्रोत हैं उनसे लिया। अगर ये पूछा गया है जी, ये सर्वे में पूछा गया है। इसका जो है वो शिशिर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, उसका जवाब शिशिर ये है कि हमारे सर्वे में हमें पता चला है कि 57% जो लोग हैं उन्होंने जो है फ्रेंड या नेबर से पैसा लिया, 21% ने जो है मनी लेंडर से लिया है, 21%, और उसके अलावा रिलेटिव से करीब 7% ने बोला है, और बैंक से सिर्फ करीब 5% ने बोला है। तो मोटा मोटा जो है ज्यादातर 57% ने फ्रेंड से या नेबर से लिया है, या फिर मनी लेंडर से 21% है। यानी कि लगभग दो तिहाई से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने असंगठित से लिया है, जहां पर ब्याज की कोई नियम कायदे कानून नहीं चलते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप वहां पर 1000 रुपए का भी कर्ज क्यों ना ले या 200 रुपए का भी कर्ज क्यों ना ले, उसका जो ब्याज है वो मूल से कहीं ज्यादा चला जाता है। मुझे इस बात का डर ज्यादा है कि ये जो 24% के लिए जो कर्ज की रकम है वो अदायगी कितनी होगी, किस तरीके से होगी, क्योंकि वहां पर उनके लिए रोजगार नहीं है। देखिए, आज के दिन में खेती बाड़ी तो हो रही है, चलिए ठीक है, वहां पर मनरेगा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मनरेगा ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजों को सस्टेन कर दे। आपको सिर्फ 100 दिन का रोजगार मिलता है, और अगर मैं 208 रुपए के हिसाब से चलूं, जो कि औसत मजदूरी मानी जाती है मनरेगा के तहत, तो 208 गुना आप कर लीजिए कि 100 में, तो 20,800 रुपए बनते हैं। 20,800 रुपए में उसको कितना कर्ज वापस करना है, घर का खर्च भी चलाना है, और बाकी और दूसरे खर्चे भी देखते हैं। ये हमारे लिए अगला एक स्टडी का होगा कि उसका असर आने वाले दिनों में कितना पड़ रहा है। आकृति से पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले निधि, अगर आप हमें बता दें कि ये सर्वे कब से कब तक हुआ है, ताकि एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हम सबको। ये हमने जून के जो है पहले हफ्ते में ये जो है सर्वे हमारा हुआ है। तो बेसिकली जो हमारी फाइंडिंग्स मेन है वो अप्रैल और मई महीने की जो है उसको हम लोग मान के चल रहे हैं उसके लिए। राइट, जो इनिशियल जो इम्पैक्ट हुआ। जो आकृति, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, एंड देन आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जी, तो एक्चुअली बहुत लोगों को उम्मीद थी, खास तौर पे फार्मिंग सेक्टर में, कि कर्ज माफ़ी होगी इस दौरान। लेकिन जब हमने देखा कि कई सारे एफएम की स्पीचेस में जब इकोनॉमी की बात चल रही थी, लॉकडाउन में कैसे निपटना है, तो उसमें कई सारी चीप क्रेडिट लोन्स की योजनाएं जो है और सुनाई गई। और उसमें हम ऑलरेडी जानते हैं कई लोगों का जिनका जनधन अकाउंट में ऑलरेडी मिनिमम बैलेंस नहीं था, उसमें बहुत सारे फाइन्स के चलते और पैसे भी कटते गए। और जैसा कि निकल के आ रहा है कि इनफॉर्मल मनी लेंडिंग, जिसमें बहुत हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थे, वो एक्सटॉर्शन भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद पे बढ़ा है।
तो एक तरफ हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर होने की, और लेकिन कहीं ना कहीं और निर्भरता जो है लोन्स पर की जा रही है। इससे सिमिलर जो रिलेटेड इकोनॉमी है, जो बताया भी गया स्ट्रीट वेंडर्स की, जिसमें वो कई सारी जॉब लॉसेस के बाद फल फ्रूट्स बेचने और सब्जी बेचने का जो काम लोगों ने चालू किया, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी लोगों को इजाजत नहीं दी गई, और उसमें भी स्वनिधि योजना करके क्रेडिट स्कीम्स जो है वो दी जा रही है। जबकि अभी समय है इनकम ट्रांसफर्स का, जो मांगे चल रही हैं कि एक कॉम्पेंसेशन होना चाहिए जो जॉब लॉसेस की तरफ हो। कई देशों में हमें उदाहरण लेना चाहिए जो दे रहे हैं कोरोना बोनसेस अपने सिटीजन्स को, एम्प्लॉइज को। इवन फार्मिंग सेक्टर में जहां जहां लोगों को धक्के लगे हैं, वो उल्टा जो है यहाँ पर और ज्यादा कोरोना टैक्सेस की तौर पे बढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि अभी बात की, बिहार में कोरोना के अलावा, लॉकडाउन के अलावा जो बाढ़ की वजह से लोगों का और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके वजह से भी उन्होंने और बहुत ज्यादा कर्ज उन्हें लेना पड़ा, जो अभी भुगताई का कहीं पे कोई रास्ता नहीं है। सिमिलरली ये जो ओला, उबर, कैब ड्राइवर्स और ये जो सब पलायन करके आते हैं, इन लोगों ने भी बहुत अपनी गाड़ियां, अपने सब एसेट्स डेट पे लिए थे, और ये जब कंपनियां भी लॉकडाउन में स्थगित थी तो ये भी कर्जे नहीं दे पाए, और इसलिए इन्हें अपने एसेट भी गंवाने पड़े। जानबूझकर बेचने की बात नहीं, उन्हें गंवाने ही पड़े क्योंकि उनसे वापस ले लिए गए। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है वो बार बार निकल के आ रहे हैं, और डेट का बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक्सप्लॉयटेटिव साबित हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और द रूरल रिपोर्ट जो हमने देश भर से, ऐसी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट है, पहला राष्ट्रीय सर्वे है जो गांव कनेक्शन की इनसाइट टीम ने किया है, जो 23 राज्यों से है, 179 ज़िलों से, और 25,300 रिस्पोंडेंट्स की बात सुनकर उनके पास हमारे 300 से अधिक सर्वेयर्स गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसी जो कोशिशें हम अब लगातार करते रहेंगे अलग अलग विषयों पर, वो गांव की आवाज़ थोड़ा और सशक्त तरीके से, अब तक हमने पत्रकारिता के माध्यम से तो कोशिश की ही है, लेकिन अब आंकड़ों के माध्यम से और अपनी पत्रकारिता को आंकड़ों की एक मजबूत नींव देते हुए हम गांव की आवाज़ को और मजबूती से उठाते रहेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शिशिर सिन्हा, आकृति भाटिया, सत्यप्रकाश जी, अभिजीत देवरे, निधि जमवाल, अरविंद शुक्ला और संजय कुमार जी। और आप सब दर्शक अगर चाहें हमारी पूरी रिपोर्ट को पढ़ना और इसके इर्द गिर्द जो हमने कवरेज की है वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से, तो ज़रूर देखिएगा www.ruraldata.in RURALDATA.in। और गांव से अगर आपको सरोकार रखना है अलग अलग तरीक़ों से, गांव की ख़बरों, गांव की बातें, गांव के ओपिनियन बटोरने हैं, तो आप ज़रूर टहलाइए gaonconnection.com पर, www.gaonconnection.com। हम मिलेंगे इसकी अगली कड़ी में, इस सीरीज़ के अगले हिस्से में, लेकर हमारी जो राष्ट्रीय रिपोर्ट है, द रूरल रिपोर्ट, इसके कुछ और आंकड़े, कोई और विषय और कुछ और बातें लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।